अब चेक करो जल्दी से। देखो अब ठीक है, अब ठीक है सब कुछ। अब मिला आप लोगों को? गुड मॉर्निंग रोहित जी, गुड मॉर्निंग। नमस्ते दर्शन। अच्छा आप क्लियर है, चलो स्टार्ट करें। थोड़ा सा बफरिंग हो रही है, आज नेटवर्क का हल्का सा इशू है। और चलो हैप्पी संडे। ओहो ठीक है। देखो जितनी भी इसमें फीमेल कैंडिडेट है अभी जो जुड़ी है, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ो और सिलेक्शन लो, ठीक है। यूपी एपीओ है, बिहार एपीओ है, बहुत सारी चीजें आने वाली आप लोगों के लिए। तो बस यही दुआ करते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए इस वाले में, है ना। इस वाले में जितने भी आज इस क्लास में हमारी फीमेल कैंडिडेट है ना, या फिर जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड देखेंगे, सबका सिलेक्शन हो जाए। चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। टेस्ट नंबर 14 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए मोस्ट वेलकम आप सभी का। बिहार एपीओ में एनरोलमेंट इंपोर्टेंट है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि वो न्यूज में चला था एक दो बार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। आप पढ़ लेना नोटिफिकेशन अच्छे से। आज बफरिंग बहुत ज्यादा हो रही है। वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ आप लोग। आज आप ब्लैक शर्ट में भी गोरे लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आशीर्वाद तो हमारा हमेशा है। वैसे तो मुझे लगता है कि कुछ बच्चे मुझसे यहाँ बड़े ही होंगे, पर फिर भी मैं आशीर्वाद दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो आंसर कर दो जल्दी से। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का टेस्ट नंबर 15। टेस्ट नंबर 15 है हम लोगों का। इसमें बोला गया द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जितने भी एंशिएंट इंडिया में आप लोगों ने, एंशिएंट इंडिया में या फिर मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों ने इंस्क्रिप्शन पढ़े हैं। हाँ गुंजन ठीक लिखा आपने। अच्छा आप भी मुझसे बड़ी है, चलो ठीक है। आशीर्वाद बनाए रखना अपना हम पर। चलो आंसर कर दो जल्दी से, बातें मत करो आप लोग। बताओ जल्दी से, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या बोला जाता है? आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से। गुड मॉर्निंग भूमिका जी। क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे एपिग्राफी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एपिग्राफी बोलते हैं, एपिग्राफी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभिलेखों का अध्ययन तो एपिग्राफी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चलो गुड मॉर्निंग रोबी, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द संदर्भित है, किसके लिए? यहां पर पूछा गया कि जो ऋग्वेद है हमारा, उसमें जो वर्ड आया ना अगन्य, वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसके लिए यूज किया गया है? तो सबसे पहले तो आपको बता दो कि सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ना, प्राचीन वेद है। जो इसको रीड करता है ऋग्वेद को, उसको बोलते हैं क्या? होता। या तो बोलते हैं होता या बोलते हैं होत्र ऋषि, ऐसे करके होत्र ऋषि बोला जाता है, ठीक है। और कोई बताएगा ऋग्वेद के बारे में मुझे? गुड मॉर्निंग श्वेता जी, गुड मॉर्निंग। चलिए देखो, गाय के लिए होता था, गाय के लिए, गाय। ऑप्शन नंबर सी गाय। और उस टाइम पर जो है ना, गाय को संपत्ति माना जाता था, संपत्ति, ठीक है। जो दान में देते थे ना, पंडितों को जो दान दिया जाता था, वो भी गाय दान में दी जाती थी, है ना। गायों का दान किया जाता था, पैसे वगैरह नहीं चलते थे। गुड मॉर्निंग राशि। चलो ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसके बारे में। होत्र ऋषि बोला जाता है जो उसको पढ़ता है ना। और बाकी तो सामवेद आप लोगों को पता ही है, 4 हमारे वेद है। वेद कितने हम लोगों के? वो हमारे 4 है। पुराण कितने आप लोगों के? पुराण वो 18 पहले भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद हम लोगों के, उपनिषद 108 है। इसमें से सत्यमेव जयते किससे लिया हम लोगों ने? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिया मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। राइटिंग पे मत जाना, बस जल्दी जल्दी मैं लिखूंगा ऐसी, मुंडकोपनिषद, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद करना है। इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सी है? मत्स्य पुराण, है ना, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर सही सही करो।
यहां पर कथन है और एक तरफ आप लोगों का रीजन है, असर्शन और आप लोगों का रीजन वाला क्वेश्चन है ये। अकबर के बारे में पूछा गया आप लोगों से। देखो, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। अकबर ट्राई टू रेगुलेट द सर्कुलेशन ऑफ स्टेट कॉइन्स लाइक शेरशाह। रीजन क्या दिया है? शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। लाइक शेरशाह कोई ये क्या लिखा है? कॉइनेज सिस्टम द मेन कॉपर कॉइन ड्यूरिंग अकबर्स टाइम या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर वाज दाम। तांबे का दाम चलाया था ना, आप सभी को पता होगा तांबे का दाम। तो जाके कंट्रोल भी कर दो। तांबे का दाम चलाया था ना, उसमें होगा मॉक टेस्ट नंबर 15। अच्छा अच्छा ठीक है, आंसर केवल लगाना। समझ में आया आप लोगों को? दाम होता था तांबे का दाम। अब आप लोग मुझे इसका आंसर कर दो जल्दी से। ये लो, थोड़ा सा और ऊपर कर दिया, क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है ये वाला, सेम टू सेम, चाहे आप लोगों का यूडीसी में हो जाए, बिहार में तो खैर नहीं होगा। बिहार वाले बच्चे जो इस क्लास में मौजूद है अभी, उनसे यही पूछा जाएगा कि तांबे का सिक्का जो दाम था वो किसने चलाया? तो शेरशाह सूरी ने चलाया। पीडीएफ अटैच करवा दी है, ठीक है, पीडीएफ आप लोगों की अटैच करवा दी है। रुको मैं चेक कर लेता हूं पीडीएफ लगी है नहीं लगी है। पीडीएफ के लिए देखो, पीडीएफ चेक करने का तरीका क्या, अगर मैं बताऊं आप लोगों को लाइव क्लास में, आपको परचेज वाले ऑप्शन में जाना है, परचेज वाले ऑप्शन में, और जहां पर आपका संघर्ष बैच है तो संघर्ष को खोल लेना, या फिर जो भी आपके पास बैच है जिसमें क्लास आती है। यहां पर देखो टेस्ट नंबर 15, यहां पर वॉच का ऑप्शन है, लाइव क्लास आपको देखनी है, या फिर व्यू पीडीएफ भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहां से व्यू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ खुल जाएगी। ये पीडीएफ चेक करने का तरीका है, वैसे लग गई है, देखो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये दिख रहा है आप लोगों को? पीडीएफ लग गई है, चेक कर लो। साइड में जो दो है ना, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा है ना, दो ऑप्शन आ रहे हैं ब्लू कलर के, तो पीडीएफ आपकी लगाई जा चुकी है, इसको आप लोग वहां से देख लेना। चलो आंसर कर दो इसका, क्या होगा जल्दी से, थोड़ा स्पीड से चलेंगे हम लोग। अच्छा लगी है, दिख गई है, चलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ए और आर दोनों ठीक है, और जो आप लोगों का आर है ना, आर, वो इसका सही से एक्सप्लेनेशन करता है पहले वाले का। चलो क्वेश्चन नंबर 3, बाकी शेरशाह ने जीटी रोड बनवाई थी है ना, बाकी सारी चीज आपको पता है। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाई थी, एक उक्का नाम का आग्नेयास्त्र, तोप का गोला गिर गया था इसके पास में आके, जिसका नाम था उक्का, उससे इसकी डेथ हो गई थी। साथ में चल नहीं पीडीएफ, हाँ दोनों साथ में कैसे चलेंगे, ऐसे तो फिर आप लोग नकल मार दोगे, सीधा 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 पीडीएफ से देख के एकदम से बोलोगे सर जी ये आंसर होगा। पहला कठपुतली सम्राट कौन था? पहला कठपुतली सम्राट कौन था, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। पोस्ट मुगल पीरियड के जो राजा आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बहादुर शाह फर्स्ट, फर्रुखसियर, बहादुर शाह जफर, एक साथ नहीं दिखेगा, या तो पीडीएफ खोल लो या फिर ऐसे पढ़ लो। आप क्लास को देखो, मैंने अभी बताया आपको जस्ट, ताकि आपको परेशानी ना हो, कभी मुझे बाद में बोलोगे सर पीडीएफ नहीं लगी है। अभी चेक करके, अभी इसलिए मैंने बताया आप लोगों को। चलो देखो, जो कठपुतली सम्राट था ना, कठपुतली सम्राट, वो बोला जाता है, वो जहादार शाह को बोला जाता है, क्योंकि ये भैया ये कहीं प्यार व्यार में पागल था अपनी प्रेमिका के, और इसका एक सरदार था जिसने इसको राजा, जिसको इसने राजा बनवाया था, जो था शायद आप लोगों का जुल्फिकार खान। एक सरदार था, उसी से सलाह लेता था हर काम की, मतलब सरदार के भरोसे था। अगर सरदार ने बोल दिया कि इतने सैनिकों की भर्ती होनी है, साथ में देखने की, अच्छा ठीक है, सबको मत बताओ। अगर आपके पास में 2 डिवाइस है तो ऐसे नहीं बताया करो सबको। अगर आपको कोई ट्रिक पता है तो ऐसे मत बताओ, फिर यहाँ सारे लोग उसमें से देख के आंसर कर देंगे। जहादार सा हो जाएगा इसका, जुल्फिकार खां एक सरदार था, हर एक चीज की सलाह उसी से लेता था ये, बस इतना सा याद कर लो। फर्रुखसियर का कोई टाइटल है क्या मुझे बताना, या इसका कोई अदर नेम है क्या? आप लोगों ने पढ़ा होगा अदर नेम फर्रुखसियर का, फर्रुखसियर का अदर नेम बता दो मुझे जल्दी से आप लोग, फिर आगे चलते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग निकिता। फर्रुखसियर का दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है फर्रुखसियर को, ये पूछा मैंने आप लोगों से, कोई बताएगा मुझे फर्रुखसियर का दूसरा नाम?
शाहे बेखबर, रंगीला तो नहीं होगा। फर्रुख शेर को किस नाम से जाना जाता है? घृणित कायर दरक्षण का आंसर आया, बिल्कुल ठीक है, घृणित कायर बोला जाता है। और कोई नाम इसका? एक नाम हो रहा है शायद, कोई बताना चाहेगा अगर आप लोगों में से। फर्रुख शेर को किस नाम से जाना जाता है, ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों से। लंपट मूर्ख कौन था फिर बताना मुझे, लंपट मूर्ख। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सोशल रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड, समाज सुधार आंदोलन जो थे आप लोगों के, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। फर्रुख शेर के नाम से फर्रुखाबाद की स्थापना, हाँ वो एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग पढ़ लेना। लंपट मूर्ख जहांदार शाह, हारिया, बिल्कुल ठीक है। चलो इसका आंसर कर दो जल्दी से अब आप लोग। हाँ जहांदार शाह हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। किसने लिखी है तीनों बुक? देखो राजा राममोहन राय, बहुत सारी बुक है। संवाद कौमुदी मैंने आप लोगों को बताया है ना, संवाद कौमुदी। चलो ठीक से लिख देता हूं थोड़ा, संवाद कौमुदी, ठीक है। एक तोहफत उल मोहुद्दीन, तोहफत उल मोहुद्दीन नाम का इनका एक न्यूज़पेपर था, तोहफत उल मोहुद्दीन, संवाद कौमुदी। इन्होंने बनाया था क्या? आत्मीय सभा बनाई थी इन्होंने, है ना। इन्होंने आत्मीय सभा बनाई थी कब? 1815 में। 1815 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आप सभी को पता है। ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी कब? 1828 में बंबई में, सॉरी बंगाल के अंदर। और इन्होंने 1829 में आप सभी को याद होगा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था। सती प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगवाया था, यह भी आप लोगों को याद रखना, 1829 में। तो ये तो हो गया राजा राममोहन राय, है ना। और एक और याद कर लेना, इनको राजा का जो टाइटल दिया था ना, राजा का, इनको जो राजा का टाइटल दिया था वो दिया था अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड ने, अकबर सेकंड ने इनको क्या दिया? राजा का टाइटल दिया था। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। इनके बचपन का नाम था क्या? नरेंद्र नाथ दत्त, है ना। नरेंद्र था ना इनके बचपन का नाम, नरेंद्र इनके बचपन का नाम था। 1893 में इन्होंने शिकागो के अंदर, यूएसए में जो शिकागो पड़ता आप लोगों का, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, ये पहला था, पहला विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, संबोधित किया था, वहां पर स्पीच दी थी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आप लोगों का यही है, ऑप्शन नंबर ए। रामकृष्ण परमहंस ये किसके गुरु थे? ये विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के क्या थे? ये गुरुजी थे। इन्हीं के नाम पर 1897 में क्या परमहंस, सॉरी हाँ परमहंस मंडली बनाई थी 1897 में इन्होंने। अकबर सेकंड समाज सुधारक, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का ठीक है लगभग। बाकी और क्या कुछ करना है इसमें? और तो कुछ मुझे लगता नहीं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बचा है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट 8 नंबर का था आपके पेपर में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आंसर करो जल्दी से। सी आंसर आया किसी का, किसी बच्चे ने बोला सी। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला? जल्दी से बता दो मुझे आप लोग। चलिए वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। राजनीति जब जब चलती है ना, आप न्यूज़पेपर में न्यूज में डिबेट देखना, तो इनके नाम पे बहुत ज्यादा डिबेट चलती है। इन्होंने अभिनव भारत और मित्र मेला नाम की 2 चीजें बनाई थी। अभिनव भारत संगठन कह सकते हैं आप लोग, और एक मित्र मेला, ठीक है। वीडी सावरकर, बस इतना से याद रख लेना, वीडी सावरकर, अभिनव भारत और मित्र मेला, ये इनसे संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो है चलो बाकी डिस्कस नहीं करते ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़े से अटपटे से क्वेश्चन है आज, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। ये किसने बोला था? स्टेटमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपीपीएससी के हिसाब से ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। किसने ऐसे बोला था कि ईश्वर के बारे में सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि इस धरती पे बहुत सारे काम करने। मुझे समाज सुधारक थे ना, और सारे समाज सुधारक है। देखो यहां पर रामकृष्ण परमहंस, मैं आपको बता चुका किसके गुरु, स्वामी विवेकानंद के। विवेकानंद के बारे में पिछली उसमें पढ़ चुके हम लोग। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्या इन्होंने कोई पुस्तक भी लिखी थी क्या? बताना मुझे, कोई बुक बता दो। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला इस क्लास में, कोई बुक बता दो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। आंसर ऑप्शन नंबर डी। और दयानंद सरस्वती, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर, बचपन का नाम था मूल शंकर। इन्होंने क्या बनाया? 1875 में आर्य समाज बनाया, आर्य समाज। चलो मैं पहले आंसर देख लेता हूं आप लोगों का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कौन सी पुस्तक लिखी? कोई बच्चा बताना चाहेगा? बोलिए, पर्दा लगा दो यार, दो सामने वाले कर्टन कर दो, कैमरे के सामने वाले। मेला आंचल, अच्छा सोम प्रकाश किसने लिखा था? सोम प्रकाश, समाचार पत्र, बताओ जल्दी से। सोम प्रकाश आया है रूही का आंसर, जो कि बिल्कुल ठीक है। घुमक्कड़, अच्छा। सोम प्रकाश वाला आप लोग याद करेंगे, बस इंपॉर्टेंट वही वाला है, ठीक है। सोम प्रकाश वाला जो है इंपॉर्टेंट है। 11:03 हो गई, चलो कोई नहीं। सोम प्रकाश वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो सोम प्रकाश है ना, वही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका। सोम प्रकाश, सोम प्रकाश, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8, हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, पूछा जाने वाला क्वेश्चन, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आप लोगों का क्या हो, यूपीएससी हो, बार बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, मतलब अर्थी को कंधा दिया था? ये पूछा आप लोगों से कि कौन सा वो मुस्लिम नेता था जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। बहुविवाह भी, हाँ वो बहुविवाह प्रथा वो आगे आएगा, ठीक है कीर्ति। चलो ए ए ए ए ए, हाँ न्यूज़पेपर था रोही, सोम प्रकाश न्यूज़पेपर था। ऑप्शन नंबर ए, शौकत अली। कोई मुझे बताएगा कि जो ये शौकत अली था, शौकत अली और जो मोहम्मद अली थे, ये मोहम्मद अली थे, इन्होंने कुछ किया था क्या इतिहास पे? शौकत अली और मोहम्मद अली ने मिलकर कुछ चलाया था क्या? आपको पता है ना 1919 में एक तरफ तो चल रहा था खिलाफत मूवमेंट, एक तरफ था खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन। फिर 1920 में चला आया कौन सा? असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया। ये उसी दौरान की बात है, उसी दौरान की बात है ये। कोई बालक मुझे बताओ, शौकत अली मोहम्मद अली ने कौन सा आंदोलन चलाया था? क्या ये खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे क्या? बताना मुझे एक बार, क्या ये दोनों खिलाफत मूवमेंट से जुड़े थे क्या? ये दोनों जो है, ये दोनों भाई खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे क्या, जो 1919 में खिलाफत मूवमेंट चलाया गया? हाँ विष्णु कुमार जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुर्की ने आपको पता होगा 1900, चलो ठीक है वो फैक्ट में डिस्कस नहीं करूंगा। ये तुर्की के खलीफा को बचाने के लिए था, तुर्की के खलीफा के, है ना, बस इतना से याद कर लेना। शौकत अली मोहम्मद अली, जिस टाइम पर खिलाफत आंदोलन चला, और मुझे एक चीज और बताओ मुझे आप लोग, किसी की स्थापना की थी? अच्छा ठीक है, मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन की सुविधा कब दी गई थी? ये कल आप लोगों ने पढ़ा था 10 वाली क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री में। बताओ मुझे जल्दी से, कौन सा वो एक्ट था जिसके द्वारा
मुस्लिमों को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की सुविधा दी गई थी कि मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही उसको वोट करेगा, ऐसी सुविधा प्रदान की गई थी मुस्लिमों को। सही सही आंसर करना, नहीं तो फिर देख लेना आप लोग, माइक ऑन करके सुन लूंगा आप लोगों से, मैं बता दे रहा हूं पहले। 1909 विशुन कुमार ने बोला कि सर जी 1909, 1909 आप लोगों ने लिखा तो इसका मुझे नाम भी बता दो। 1909 क्या था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है ना, मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। इसमें बोला सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही उसको वोट करेगा। अब आप लोग एक चीज देखो, जब 1909 में यह सुविधा दी गई, जब 1909 में ये बोल दिया, तो क्या हिंदू मुस्लिम में फर्क की बात आ गई ना? एक तरफ थे हिंदू, एक तरफ थे मुस्लिम, तो उनके बीच में ना ऐसे लकीर खींच दी, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक लकीर खींच दी कि भाई हिंदू अलग जाओ, मुस्लिमों को तो हम लोगों ने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, मुस्लिम ही खड़ा होगा, मुस्लिम ही जीतेगा। ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में जब ये खिलाफत मूवमेंट चला, तो जो मुस्लिम कैंडिडेट थे, जो शौकत अली, मोहम्मद अली थे, इनके साथ में गांधी जी ने इसको लीड किया, गांधी जी ने इनका साथ दिया कि भाई इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ में क्या चला है, खिलाफत मूवमेंट चला है। यहां तो हम लोगों ने मुस्लिमों को अलग कर दिया कि आपका अलग होगा, सारी चीजें, अपना कैंडिडेट खड़ा कर लो। हिंदू मुस्लिम के बीच में लकीर खींच दी 1909 के एक्ट ने। फिर खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी इनके साथ आए, और जब 1920 में 1 अगस्त 1920 में जब किसकी, बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है ना, और जब ये शौकत अली कंधा देगा किसको, बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को, तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ना, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ये फिर से मुस्लिम और हिंदू, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मुस्लिम ऐसा बताता है कि 1920 में भले ही 1909 में ये सेपरेट इलेक्टोरेट आया, लेकिन 1920 में जो है ना, खिलाफत की वजह से जो है हिंदू मुस्लिम फिर से एक हो गए थे। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी कि शौकत अली ने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट के चलते जो है आप लोगों का किसको कंधा दिया, बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा दिया। ये क्वेश्चन दिखने में आपको लग सकता है कि ऐसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस, यूपीएससी और जो वनडे एग्जाम होते हैं सब जगह पूछा गया। कोई एग्जाम मुझे नहीं लगता कि बचा होगा जहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा हो, जहां पर अगर मॉडर्न हिस्ट्री आती है। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? आंसर करो, आंसर कर दो जल्दी से। आंसर कर दो जल्दी से इसका मुझे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिष्ठा की समता। बहुत अच्छे, सही जा रहे हो। आप लोगों को पता है कि 10 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन भी आना है लॉ वाले सेक्शन में, और कम से कम 4 क्वेश्चन आपके इसमें भी आएंगे, तो लगभग 14 क्वेश्चन आने हैं पॉलिटी के। पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन 14 क्वेश्चन। किसका आंसर आया? रोही का आंसर आया ए, विशाल का आया ए, रूबी का ए, प्रिया का, तरुण का, सबका ठीक है। सोशल जस्टिस की बात हुई है, हाँ बिल्कुल ठीक है रोही, वेरी गुड बच्चा। चलो, सामाजिक समानता नहीं है, सामाजिक न्याय की बात करता है। क्या ले कहती है हमारी प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को कौन कौन से सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ना, 3 टाइप के तो न्याय आप लोगों के, जस्टिस। आगे बताओ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना, यही शब्द है ना आप लोगों के? जल्दी से बताओ मुझे।
विचार अभिव्यक्ति, यहां पर लिख लेना विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति और क्या इसके आगे बताना। हिंदी ऑप्शन में डिस्टर्बिंग हो गया, अच्छा ठीक है। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 तरह की फ्रीडम है इसमें, ठीक है, हो गया। और 2 तरह की समानता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा प्लस अवसर की समता, 2 तरह की समानता है, 2 तरह की यहां पे समानता की बात करता है, ठीक है। यही है ना आप लोगों का 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तीनों के नाम लिखो जल्दी से, तीनों के नाम लिखो मुझे आप लोग जल्दी से। विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 तरह की फ्रीडम है, 3 तरह का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और समानता, इक्वेलिटी कितने टाइप का, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ है ना, पूरी लाइन है। यही तो होता है। ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के लाया हूं, वैसे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी कर देंगे आंसर इसका। अखंडता, सोशल, सेकुलर, डोमेस्टिक, रिपब्लिक, ठीक है। पूरा लिखो एक बार में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, पूरे तीनों वर्ड लिखो। गुड मॉर्निंग अलीना जी। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक एक बार अमेंडमेंट हुआ, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वाला हुआ 42nd वाला 1976। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, ये मैंने आप लोगों से पूछा, फिर से लिख देता हूं, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोग याद नहीं कर पा रहे हो। 1976 इसको लघु संविधान भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो प्रस्तावना में क्या हुआ, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो समाजवादी, एक मैं बीच में छोड़ देता हूं, एक लिख देता हूं लोकतांत्रिक, रिपब्लिक। एक शब्द आप लोग मुझे बताओ, समाजवादी, सोवरेन, सोशल, सेकुलर, डोमेस्टिक, हाँ ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है। इंटीग्रिटी है, यूएसए से लिया है। समाजवादी, पटरानी, ये आपने गलत लिख दिया इंग्लिश हिंदी में, देखो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, 3 शब्द जोड़े गए थे। यही पूछता आप लोगों से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आप लोगों का अखंडता होगा ना, लोकतांत्रिक थोड़ी होगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, कौन कौन से, अखंडता है ना तीसरा, तो अखंडता, ये वाला, 3 तरह के वर्ड जोड़े गए थे, ठीक है। हाँ, समाज, पंडित नेहरू ने इसका प्रस्ताव रखा था, हाँ जी रोही जी बिल्कुल, हमने लिखे, अच्छा दीजिए, हमने लिखे हैं, देख लीजिए हिंदी में, अच्छा ठीक है पारुल, चलो बस ज्यादा नहीं है, मुझे यही डिस्कस करना था कि प्रस्तावना के बारे में आप सभी को पता है या नहीं, जो भारत की प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बारे में सारी बेसिक सी जानकारी, आप लोगों का रिवीजन नहीं है तो आज का ये टास्क है आप लोगों का, ठीक है। आज आपको प्रियम्बल का रिवीजन करना है, प्रियम्बल का जाके रिवीजन करना है, इससे रिलेटेड जो भी केस लो, चाहे वो केशवानंद भारती केस हो, बहुत सारी चीजें है ना, केशवानंद भारती का केस 1973 का, वो सारी चीजें रिकॉल करनी है आप लोगों को, जितने भी केस लो इससे रिलेटेड है, प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी केस लो है वो आपको सारे रिकॉल करने, आज जाके रिवीजन करना है।
जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद से आया है, बताओ मुझे। जिला न्यायाधीश शब्द किस अनुच्छेद से आया है, मुझे आप लोग बता दो जल्दी से। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 233, ठीक है। अब कुछ आर्टिकल आप लोग मुझे बताओ, देखो यहां पर एक आर्टिकल मैंने आपको बताया था 279A, ये बता दो। 280 बताओ, 281 बताओ, लेकिन इससे पहले अभी रुक जाओ, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कुछ आर्टिकल आप लोगों को बताने मुझे। आर्टिकल एक तो 200, यहां पर लिख देता हूं 66, ठीक है, पहला आर्टिकल। दूसरा लिखा जाएगा 267, तीसरा मैं लिख देता हूं 275, चौथा लिख देता हूं आर्टिकल 280, पांचवा लिख देता हूं 281, ठीक है, ये हो गया। यहां पर एक लाइन खींच देता हूं इधर इधर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो आप लोग रिट डालोगे, रिट सुप्रीम कोर्ट और रिट हाई कोर्ट की, ये आपको बताना है। पहले इतना बताओ, आंसर करो। एक तो है आप लोगों का क्या, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि। जितने भी सरकारी खर्चे होते हैं, राष्ट्रपति की सैलरी, उपराष्ट्रपति की सैलरी, इसी से जाती है। 267 में आकस्मिकता निधि, कंटिंजेंसी फंड। देखो अगर हम लोगों को अगर भारत सरकार को संचित निधि से पैसा निकालना है तो संसद से प्रस्ताव पारित होगा। अगर संसद अपने सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है और पैसा निकालना जरूरी है, इमरजेंसी की कंडीशन आ गई, तब ये इमरजेंसी फंड होता है जिसका नाम है कंटिंजेंसी फंड, आकस्मिकता निधि। 275 में मैंने आप लोगों को बताया था राज्यों के लिए अनुदान, ग्रांट्स, ठीक है, ग्रांट दिया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी। 280 में फाइनेंस कमीशन है आप लोगों का, 280 में फाइनेंस कमीशन है और इसमें इसकी रिकमेंडेशन है, ठीक है, इसमें इसकी रिकमेंडेशन है। फिर यहां पर सुप्रीम कोर्ट की कौन सी, आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32, 5 तरह की रिट जो होती है, और हाई कोर्ट का 226, ये आपको बताया। अब मुझे एक बताओ आर्टिकल 213 में क्या है, 213 में क्या है, 213 में क्या है, आर्टिकल 213 बताओ जल्दी से, आर्टिकल 213 में बता दो, आर्टिकल 213 बता दो फटाफट से, इतना क्या सोच रहे हो आप लोग। रिट के लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे जा, हाँ जी बिल्कुल। आर्टिकल 213 में क्या चीज है, गवर्नर ऑर्डिनेंस, ठीक है, यहीं पे याद कर लेना। देखो यहीं पर 123 में तो क्या है, यहां पर प्रेसिडेंट आ जाएगा, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस, और 213 में, ठीक है, ये हो जाएगा गवर्नर का, गवर्नर का, ठीक है। बस यही है, थोड़ा सा देखो सिमिलर से हैं दोनों, मिलते जुलते, ये तो आप लोग कर ही लोगे ना भाई। ये देखो इसको ऐसे याद कर लेना, अगर पेपर में आ जाए ना 123, वैसे तो आप लोग कर लोगे, और 213 है ना, इसमें पहले आ रहा 1 और दूसरी बार आ रहा है 2, तो सबसे पहले तो हमारे लिए भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का हेड, सबसे पहला भारत का हेड राष्ट्रपति होता है, और दूसरे नंबर पे स्टेट का हेड होता है कौन, आप लोगों का गवर्नर। ऐसे याद कर लेना, बस ऐसी बात खत्म हो जाएगी। 201 में बताना मुझे क्या है, 201 में, 201 आर्टिकल 201, हाँ इसका उल्टा आप लोग कर सकते हैं 213। 123 पहले नंबर पे भारत का राष्ट्रपति एक लिखा, दूसरे नंबर पे हमारा गवर्नर, ये ऑर्डिनेंस पावर हो जाती है।
पॉलिटी का रिवीजन कब होगा? कल से करा देंगे, ठीक है, कल से करवा देंगे पॉलिटी का रिवीजन, अच्छे से करवा देंगे, बढ़िया से बिल्कुल। 201 में बता दो क्या है? एसेंट बिल, ठीक है। अनुच्छेद 201 में क्या है? ये मैंने आप लोगों से पूछा। रिजर्व बिल, किसके लिए है बताना, किसके लिए है ये भी बताओ। ये तब है जब कोई बिल जो है ना राष्ट्रपति के लिए संभाल के रखता है राज्यपाल। जब कोई बिल आया और उसके लिए रिजर्व कर देता है, किसके लिए, कि इसको तो राष्ट्रपति साहब देखेंगे, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 201 में वो सारी चीजें सिखाएंगे आपको, पार्डनिंग पावर क्या होती है, आर्टिकल 72 क्या होता है राष्ट्रपति का, वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। सिडबी बता दो बच्चों, सिडबी, सिडबी की स्थापना किसके उद्देश्य से की गई थी? सबसे पहले तो सिडबी की मुझे फुल फॉर्म बता दो। सिडबी सबसे पहले मुझे बता दो आप लोग, सिडबी क्या है, इसकी फुल फॉर्म लिख दो जल्दी से, पढ़ लीजिए। मेरा कमेंट ऊपर गया है, ठीक है बच्चे, अभी रुको, अभी पढ़ लेते हैं। क्या है कमेंट? पॉलिटी के रैपिड डिवीजन वाली पीडीएफ से करा दीजिए रिवीजन। अच्छा ठीक है रोही, देखते हैं, अगर टाइम बचा तो अभी करा दूं इस क्लास में ही। अभी कितने टाइम की क्लास हुई? अभी तो 36 मिनट की हुई है बस क्लास ये। देखो जो छोटे होते हैं ना, प्रोवाइड फंड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फुल फॉर्म बता दो आप लोग जल्दी से मुझे, फुल फॉर्म आप लोग बता दो मुझे जल्दी से, आप लोग, आपसे सुनना चाहूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेपर आ रहे हैं ना अभी, हमारे कुछ मित्र ऐसे अभी एग्जाम लगे हुए लाइन से और रील भेजने में मस्त है बिल्कुल, अभी 8-10 रील लगातार, ये नहीं कि पढ़ ले चुपचाप से। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया। पॉलिटी वैसे भी इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं होंगे, करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे, करा देंगे आपको पॉलिटी। बिल्कुल ठीक लिखा है फुल फॉर्म। और बना कब था, कब बना, इतना सा और बता दो मुझे, फिर आगे चल रहा हूं मैं। बना कब था? आपको एक चीज याद करनी है, इसके साथ में सेबी का रिवीजन करना है। सेबी 1988 में बना है और एक्ट कब का? 1992 का। जैसे आपका राष्ट्रीय महिला आयोग बना 1992 में, एक्ट कब का? 90 का। ऐसे रिलेट करो इसको। सिडबी कब बना है बताना मुझे एक बार, सिडबी बना कब है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, ऐसे नहीं बताओगे आप लोग। 1990, ठीक है पारुल। तरुण, प्रशांत, काजल, पवार और पारुल का आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी बुक है, और नाम आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसे मैंने लिया इसका नाम, इन महापुरुषों का नाम लिया मैंने, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये पारसी समाज के थे, पारसी, पारसी सुधार आंदोलन, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट इन्होंने चलाया, पारसी सुधार आंदोलन इन्होंने चलाया, ठीक है। किसी ने वो खाया बचपन में, गुरु चेला एक वो आता था, छोटा सा माउथ रिफ्रेशर। आपको वैसे एक बात बताऊं, एक और होने वाला है, टाइम का पता नहीं चला है, ठीक है। ऐसी टाइम का तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा जब आप लोग पढ़ोगे ना। अगर आपको टाइम का पता नहीं चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप जो है बिल्कुल डेडिकेटेड अपनी स्टडी को लेकर। टाइम वो लोग देखते हैं बार बार जिनको जल्दी होती है ना जाने की, कि अरे कब ये मास्टर जी जाएंगे यहां से, 1 घंटा और पढ़ा देंगे, और वैसे भी संडे, ये तो फुर्सत में आए, हमारा तो पेपर है। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? सिलाई मशीन, देखो जेम्स वाट, इन्होंने भाप इंजन, जो स्टीम वाले इंजन होता है ना, भाप इंजन, फिजिक्स का क्वेश्चन है,
चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के महादे, कंप्यूटर। एलियास हॉ सिलाई मशीन। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब कौन थे? एडिसन, एडिसन। अब मुझे ये बता दो ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? ग्राहम बेल, ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था बताओ? ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? पैकेट को उल्टा करने पर एक साइड से गुरु, हाँ एक साइड से चेला, हाँ वही है। हमने बहुत कहा है बचपन में, 1 रुपए के 4 पैकेट मिलते थे जब हम लोग 7वीं 8वीं क्लास में थे। ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया है? और एक मुझे बताओ टेलीविजन जो होता है आप लोगों का, टेलीविजन, टेलीविजन, टेलीविजन जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में टीवी बोलते हैं, टीवी। ग्राहम बेल का बता दो, टेलीविजन का बता दो। टेलीफोन का ग्राहम बेल हो गया। जैसे फोन पे बेल बजती है ना, बेल रिंग बजती है, बेल बजती है कि भैया बेल जा रही है, बेल बजती है कहां पर? टेलीफोन पे, टेलीफोन। अब मुझे टेलीविजन का बता दो, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? बताना एक बार। टेलीफोन की तो आप लोगों ने बेल बजा दी कि रिंग बज रही है। बेयर्ड, बिल्कुल ठीक है रिया, खाली बेयर्ड करके याद कर लेना, बेयर्ड, बेयर्ड करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का आंसर जो होगा इसका वो एलियास हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या होता है? केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सब्लिमेशन क्या होता है आपसे पूछा है ये क्या लिखा है? और सर रेडियो का किसने किया? रेडियो का बताओ भाई कोई बच्चा जल्दी से, तब तक इसका आंसर करो आप लोग। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? आप लोगों में से ही बताएगा कोई मुझे, तब तक मैं इस प्रोसेस को बताता हूं। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन होता क्या है? मार्कोनी, ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया। किसने बताया ये आंसर? मार्कोनी। वैसे इस वाले टॉपिक पे ना हम लोगों की बहुत लड़ाई हुई है बचपन में। बचपन में हमारे जो दोस्त थे आपस में बहुत ऐसे कोने बजाते थे एक दूसरे को, ऐसे हाथ मोड़ के। हाँ, प्रीति राय ने बोला, दोस्तों के पास जाके ये पूछते थे कि रेडियो का आविष्कार किसने किया है। जैसे ही बोलते थे ना मार्कोनी, ऐसे हाथ मोड़ के और एक कमर में ऐसे मार देते थे कि ये लो भाई एक कोनी मार दी। चलो देखो ये क्या होता है? ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, ये होता है ठोस का सीधे गैस में बदलना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लगा था ये मार्को मार्कोनी है, मैक्रोनी मत समझ लेना इसको, कभी मैक्रोनी समझ लो, ये मार्कोनी है, ठीक है। ये मार्कोनी होता है रेडियो का आविष्कारक, कभी मैक्रोनी लिख के आ जाओ पेपर में। अच्छा सेम सेम है, ठीक है। ऐसे ही चलता है बचपन। देखो ठोस का सीधे गैस में बदलना मतलब, आप लोग पूजा करने गए मंदिर में, आपने कपूर की टिक्की जलाई, कपूर, कपूर। तो कपूर क्या है? पहले वो पानी नहीं बनेगा कपूर का, वो सीधा उसका धुआं बन जाएगा, धुआं, सीधा भाप बन जाएगी। कपूर जो है पहले पिघल के पानी में नहीं बदलेगी, सीधा वो धुआं उठेगा और ऐसे उड़ना शुरू कर देगा धुआं, सीधा ठोस से सीधा गैस में, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन। तो हो जाएगा कपूर की टिक्की को जब आप लोग जलाते हैं, आपसे पूछ लेगा कि कपूर की टिक्की का जलना या कपूर का जलना कौन सी घटना है, तो वो होता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ठीक है। वो होता है सब्लिमेशन आप लोगों का, ठीक है। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 15। क्वेश्चन नंबर 15 है एड्स का पूरा रूप क्या है? एड्स का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? तब तक मैं लिख देता हूं, यहां पर एक एलिसा टेस्ट होता है एड्स से रिलेटेड आप लोगों का, अलीसा टेस्ट होता है ना, यही आता, या चलो हिंदी में लिख देता हूं अलीसा। इसका वायरस कौन सा है? वायरस, वायरस,
वो होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV। ठीक है, और एक चीज याद रख लेना, अगर किसी आदमी को एड्स है, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है ना, तो एक बार हम लोग कब थे, शायद 4th या 6th क्लास, हाँ 4th या 5th क्लास में थे, तो हमारे स्कूल में ना कैंप लगा था एक। उसमें यह बताया गया था कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स की बीमारी है तो उसके साथ में खाना पीना करने से, उसका झूठा खाने से या फिर उसके साथ रहने से ऐसे एड्स नहीं फैलता है। या तो उसका ब्लड आपको लग गया हो, ब्लड जैसे आप लोगों का कोई संक्रमित कोई सुआ है ना, कोई इन्फेक्टेड आपको सिरिंज लगा दी एड्स वाले व्यक्ति की, इंग्लिश में लिख सकते हैं, हाँ इंग्लिश में लिख सकते हैं आप लोग। या तो कोई व्यक्ति अगर किसी को एड्स की बीमारी है, उसको आपने इंजेक्शन लगाया, ठीक है इंजेक्शन, और उसी सिरिंज से आपको इंजेक्शन लगा दिया, ब्लड कनेक्ट हो गया आप लोगों का, ठीक है, तो आप लोगों को तब फैलेगा। या फिर आप लोगों ने देखा होगा ना, जो आप लोगों का जो परिवार नियोजन, ठीक है, जो परिवार नियोजन चलता है ना सरकार की तरफ से, परिवार नियोजन या फिर वो नसबंदी वाली चीजें अलग होती है, वो टॉपिक अलग है अर्थव्यवस्था का, उसमें भी, उससे भी ये टॉपिक रिलेटेड आप लोगों का, उससे भी ये टॉपिक रिलेटेड है, ठीक है। किस एज में फैलता है, एज कुछ भी हो सकती है, एज जरूरी नहीं है। मान लो कोई छोटा बच्चा है, किसी आपने मरीज को इंजेक्शन लगाया और उसी सिरिंज से किसी छोटे बच्चों को लगा दिया, तो उससे भी फैल जाता है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा, कोई मान लो कोई मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है, फीमेल को एड्स है या फिर मेल को एड्स है, या फिर ऐसे मान लो मेल फीमेल, यहां पे लिखो मेल फीमेल, ठीक है, यहां पर फीमेल को एड्स है, यहां पर मेल को एड्स है। अगर ये दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है इन दोनों के बीच में, तो मेल से फीमेल में चला जाएगा, और अगर यहां पर होता है तो फीमेल से मेल में आ जाएगा, ऐसे भी होता है। ये तो बेसिक सी चीज है, आप सभी को पता है, कनकरेंट लिस्ट का पार्ट है। चलो आगे चले। संक्रमित मां से बच्चे में हो जाता, हाँ बिल्कुल होगा, हो जाता है, बच्चों में भी फैलता है। राकेश सर ने तो पढ़ाया होगा आप लोगों को। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखेंगे तो नंबर नहीं काट देंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि नंबर कटेंगे। गुड मॉर्निंग नगमा जी, ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलो आगे चले, या और कुछ जानना है? एड्स के बारे में इतना ही पेपर में आएगा, इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए, बाकी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग फंगस के कारण होता है? यूपी गवर्नमेंट का एक पेपर हुआ था 2018 में, हालांकि वो वनडे एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आया था और इसको हम लोग गलत करके आ गए थे। वहां पर ये ना पता क्या, वहां पर कवक नहीं लिखा था, वहां लिखा था हिंदी में फंगस, और हम थे हिंदी मीडियम वाले तब, फंगस वहां लिखा था फंगस, तो हम बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम के थे, तो हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया कि फंगस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं क्या। दाद खाज खुजली है ना, वो सारे फंगस वाले रोग होते हैं। रिंग वोम जिसको बोला जाता है दाद। मलेरिया प्लाज्मोडियम ये प्रोटोजोआ डिसीज है। टाइफाइड बताओ कैसी बीमारी है? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी होता है ना, इसका बैक्टीरिया है ना शायद ये टाइफी। डेंगू एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी इसके द्वारा फैलता है। कैसा है बताओ जल्दी से। रिंग वोम, हाँ ठीक है चलो। हम लोगों को लेके आया गया था कहां पर, जो मेरठ का सिटी स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन मेरठ का, मेरठ सिटी जंक्शन, वहां पर जो है ना, वहां पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी, उसमें मतलब कि पूरा रेड क्रॉस डे था उस दिन 8 मई, हम लोगों को दिखाया गया था पूरी चीजें, एड्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी बच्चों को, और बहुत सारी चीजें, रेड क्रॉस कैसे कैसे काम करती है। कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिससे होकर कर्क व्रत मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर व्रत मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। एथलीट फुट जो होता है वो फंगस से होता है, क्वेश्चन गलत हो गया आज। एथलीट फुट वो भी मुझे लगता है वो फंगस से होता है, ठीक है, क्योंकि गंदा पानी लगता है ना पैर में जो है,
एथलीट फुट का कारण क्या है, कोई मुझे बताओ आप लोगों में से। HIV वायरस ही होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स बीमारी अलग है, इसको पूरा नाम क्यों लेते हैं हम लोग। अगर बोलते हैं ना किसी को कि इसको तो HIV एड्स हो गया, इसे तो HIV एड्स हो गया, तो HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV ये कोई आनुवांशिक रोग नहीं है, ये वायरस से फैलता है। अगर एक में वायरस आ गया तो दूसरे में दूसरा, फिर उससे उसमें दूसरे में, ऐसे चलते हैं सर्कल पूरा। अफ्रीका कंट्री, अफ्रीका अफ्रीका अफ्रीका, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। आंसर तो इसका अफ्रीका ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को, अरे ये मैप कल से खुला हुआ है क्या पैनल का, चलो अभी चेक कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसे मानेगा नहीं। कोई ऐसा बच्चा जिसको देर हो रही हो, खाना पीना करना है कुछ, या किसी को सोना है कि चलो रेस्ट कर लेते, ऐसा बालक है कोई क्लास में। वैसे तो मैं भी बालक ही हूं अभी, तो आप लोगों को बोल देता हूं ऐसे ही। चलो, इसका इलाज है या नहीं। इलाज जो है ना, बस कुछ दवाइयां डॉक्टर दे देता है, ताकि जो है इंसान की ना बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, हड्डियां सूखने लगती है, कमजोरी, बुखार वगैरह होता है रेगुलर फॉर्मेट में। नो सर, ठीक है। ये क्या खुल गया, ऐसे टाइम पर देखो ऐसे ही होता है जब जल्दी में रहते हैं ना। अब मुझे पहले सब कुछ हटाना पड़ेगा, इसको भी हटा दो। ओहो, गलती इसकी नहीं है, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी खोल दिया गलती से। मैप का फोल्डर अलग है ना हम लोगों का, मैप। ऐसा मत सोचना कि क्लास स्लो चल रही है। अच्छा ठीक है, इतना भी बच्चा नहीं हूं जो बोल रहे हो कि दिखने से लगते हैं। देखो यहां पर आओ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे दो नहीं, जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, तीनों गुजरती है, तीनों। यहां से जा रही है, देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली जो इंडिया से गुजरती है, ठीक है। इधर से गुजरी कौन सी आप लोगों की, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे 23.5 डिग्री साउथ, ये वाली। एकमात्र ऐसा है जिससे तीनों जाती हैं। अफ्रीका से 0 डिग्री गई, ये 0 डिग्री, यहां पर आप लोगों की ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, तीन तो गई अफ्रीका से। और दो वाला कौन सा, दो वाला आप लोगों का कौन सा है, वो आप लोगों का साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और अगर मैं देश की बात करूं तो देश, दो वाला देश एकमात्र देश है ब्राजील, दो वाला एकमात्र देश है ब्राजील। चलो ठीक है, तीन रखिए, तीन रेखाएं गुजरती है पता है मुझे, ये लोग मजे ले रहे हैं, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हंसना भी चाहिए कभी कभी। समझ में आई चीजें आप लोगों को। लाइट ज्यादा तेज जा रही है तो क्या वो बंद लाइट, देखो अगर मैं लाइट बंद करूंगा ना, तो यहां पर ना फिर बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। मैं जूम कर सकता हूं आप लोगों के लिए, ये लो, जूम करके दिखा सकता हूं। वो रील देखिए आप लोगों ने, एक बच्चा बोलता है मैडम मैंने खट्टी टॉफी खाई है, ऐसे। एक ये जा रही यहां से, एक ये जा रही यहां से, एक ये जा रही यहां से, एक ये यहां से जा रही है। और देखो ये जो है ना आप लोगों का कौन सा है, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली और मॉरिटेनिया। बात करके देख लो एक बार वैभव सर ना, देख लो, अगर बोलेंगे तो मना कर देना। विशुनजीत देखो ऐसे नहीं दिखेगा मैप में लिखा हुआ। देख लो एक बार बात करके, अगर वो बोलते हैं तो फिर छुट्टी कर देना, मेरा मन तो नहीं है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पर अपने। क्वेश्चन नंबर 18, एटलस पर्वत किन तीन देशों में फैला हुआ है। एटलस माउंटेन जो है वो किन तीन देशों में फैला हुआ है, ये आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी से।
एटलस जो है वो किन 3 देशों में फैला हुआ है? कौन कौन से वो देश है जिसमें एटलस माउंटेन फैला हुआ है? एटलस पर्वत किन 3 देशों में फैला हुआ है? अफ्रीका के देश है, इतना भी बता दूं, और यहां पर सारे अफ्रीकन ही है। आंसर करो। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में फैला हुआ है, ये आप सभी जानते हैं, है ना? अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को। देखो, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को। ठीक है, कहां गया ट्यूनीशिया, मोरक्को और अल्जीरिया? तो ये रहा, देखो ये रहा यहां पर, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ऐसे यहां पर इस टाइप से। ये आप लोगों का कौन सा हो गया? कौन सा पर्वत बताया मैंने आप लोगों को? मैं खुद भूल गया, एटलस है ना, एटलस। एटलस, माउंट एटलस। अब मुझे इसकी ऊंची चोटी और बता दो, कोई बच्चा जिसने डीप स्टडी कर रखी है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये और बता दो, तो मुझे लगेगा कि आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एटलस की ऊंची चोटी बताओ, कोई बताएगा? पेपर में आएगी ये चोटी, K2 कहां से आ जाएगी? नहीं, K2 नहीं है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, वो तो भारत में आ जाएगा फिर। कंचनजंगा सिक्किम, और K2 फिर वो नेपाल के आसपास वाला हो जाएगा, भारत नेपाल बॉर्डर, इंडियन ज्योग्राफी का। बताओ, एटलस की ऊंची चोटी। टॉबकल। टॉबकल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिख लेना, माउंट टॉबकल इसकी ऊंची चोटी है। अब मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं आज। किलिमंजारो वो तंजानिया में, वो किलिमंजारो तंजानिया में, एटलस का नहीं पता, बट अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, हाँ जी, माउंट किलिमंजारो तंजानिया के अंदर है। चलो, भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिकी देश कौन से हैं? भूमध्य रेखा पर कौन कौन से दक्षिण अमेरिकी देश हैं, बताओ। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो वर्ल्ड मैप का बेसिक है ना, वर्ल्ड मैप का बेसिक, अभी बताऊंगा कैसे होगा। ज्वालामुखी है, हाँ ज्वालामुखी भी है। ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील, चिली, पेरू। ध्यान से पढ़ो, इक्वेटर पर कौन कौन से साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। चलो मैप पर चलते हैं फिर से, मैप पर चलते हैं फिर से, और इधर देख लेते हैं, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आ जाओ यहां पर। देखो 0 डिग्री, कौन कौन से हैं बताना। एक तो इक्वेडोर ये रहा यहां पर, एक नीचे ब्राजील ये रहा, एक ऊपर कोलंबिया भी है क्या? कितने देश हो गए? ये भी मैप से बता, हाँ मैप से बता रहे हैं बच्चा। भूमध्य रेखा पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कितने देश हैं, ये क्वेश्चन था आप लोगों का। बी राइट था। कुछ दिख नहीं रहा है सर मैप में, अच्छा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, रुको मैं कोई लाइट ऑफ करता हूं, ठीक है, मैं कोई लाइट ऑफ कर लेता हूं। रुको 1 मिनट। ऐसे नहीं दिखेगा, अब दिखाई दिया? अब बताओ, अब दिखाई दिया कुछ नहीं? काजल जी अब बताओ मुझे, अब दिखा कुछ?
अब देखो, अब तो कुछ दिखा होगा ना आप लोगों को। मैंने बोला कि जो लाइन है ना यहां पर, ये रही, यहां से ये आपका 0 डिग्री ये जा रही, यहां से जा रही है इक्वाडोर, फिर ऊपर वाला पार्ट ये इसके ऊपर से निकल रही है, पेरू के ऊपर से निकल रही है, यहां पर ये कोलंबिया, और तीसरा ब्राजील। तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ठीक है, 3 देशों से होती है। इतना ही आपको याद करना है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 20वां क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के निम्न देश और राजधानी में से कौन सा गलत है? एक तरफ आप लोगों का कंट्री है, दूसरी तरफ आपकी कैपिटल है, और सारी चीजें आपको पढ़ी पढ़ाई है, तो आप लोग बताओ मुझे जल्दी से। ब्राजील की ब्राजीलिया बिल्कुल ठीक है, पेरू की लीमा बिल्कुल ठीक है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की बिल्कुल ठीक है, चिली की हो जाएगी सेंटियागो, चिली की हो जाएगी सेंटियागो, चिली की हो जाती है सेंटियागो। और बोगोटा किसकी है, मुझे ये बता दो इस कंट्री का नाम। बोगोटा किसकी कैपिटल है? फिर 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के बचे, उनको भी करेंगे। चिली की सेंटियागो, बोगोटा किसकी कैपिटल है, बताना एक बार। कोई बच्चा बताओ मुझे जल्दी से। क्लास को लेकर मुझे लगता है कि बस एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास में। एक किसने लिखा है, गुड मॉर्निंग, ये आपकी एमसीक्यू क्लास किधर चल रही है, शो नहीं कर रहा। ठीक है, मैसेज का तरीका तो देखो, सीधा सीधा लिख रखा गुड मॉर्निंग, और लिख रखा कि ये आपकी क्लास किधर चल रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अपने बैच को ओपन कीजिएगा, या फिर आपको नोटिफिकेशन आ गया होगा तो वहीं पर आपको एक क्लास मिल जाएगी। चलो, इसका रिप्लाई कर दिया मैंने, हो सकता है बच्चा क्लास में भी हो। बोगोटा किसकी है, कोलंबिया, बिल्कुल ठीक लिखा आप लोगों ने। चलो, 30 जनवरी 2026 को सुनाए गए एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार भारत के संविधान के किस मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हंसो मत ज्यादा। चलो ठीक है, ये तो चीज है, हंसते हंसते पढ़ा करो ऐसे। 30 जनवरी 2026 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। मासिक धर्म जो है वो स्वास्थ्य के अधिकार में शामिल होगा, कौन से अधिकार कौन से आर्टिकल में होगा, ये आपसे पूछा गया, बताओ। ऑप्शन नंबर सी, इसका तो आप लोग आंसर कर ही दोगे, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है महिलाओं में, उससे रिलेटेड है, और इससे रिलेटेड आप लोग केस लॉज वगैरह देख लेना, हो सकता है पेपर में पूछ ले। जब यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिक्र किया है इस क्वेश्चन में, तो आप लोग इससे रिलेटेड जो आप लोगों का एक लीव मिलती है ना, कौन सी है, हिंदी में तो प्रसूति सहायता बोलते हैं, जो डिलीवरी के टाइम पे वो छुट्टी मिलती है महिलाओं को काम से, मुझे याद नहीं आ रहा। डीपीएसपी का आर्टिकल है कोई सा, आप लोग बताओ, शायद 42 है ना आर्टिकल, 42 आर्टिकल है। केस का नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरा काम जीएस पढ़ाना है बस, केस आप लोग अपने आप हैंडल करना इसका। 42 है ना। 41 में तो यह है कि बेकरी, बुढ़ापा, गरीबी, मतलब कोई ऐसा ही व्यक्ति है वो भीख मांग के अपना गुजारा कर सकता है, ऐसी स्थिति में सार्वजनिक सहायता का आप लोगों को अधिकार है कि आप लोग भीख मांग सकते हैं, ठीक है। बेकरी, बुढ़ापा और ऐसी स्थिति, हालांकि वो अब जब ये भिखारी मुक्त शहर घोषित किया इंदौर ने, तो वो चीजें भी सामने कहीं ना कहीं रखी गई होंगी, ठीक है। जो डीपीएसपी का आर्टिकल 41 है उस पर भी नजर हो सकता है इन्होंने डाली हो, जो उसमें लिखा है। उसमें लिखा है कि काम पाने, शिक्षा पाने, बेकरी, बुढ़ापा, ऐसी स्थिति में आप लोग लोक सहायता ले सकते हैं, मतलब आप लोग जो है, भिक्षुक भी उसमें ही आएगा कि अगर उसके पास में कोई साधन नहीं है काम करने का, तो वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 41 ऑफ डीपीएसपी वो बैगिंग कर सकता है, वो भीख मांग सकता है। अब वो पता नहीं इंदौर ने किस बेसिस पर कौन सा नियम संशोधित किया है, जो वो भिखारी मुक्त शहर पहला घोषित हो गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, पहले तो जस्टिस सूर्यकांत लिख लेना, सूर्यकांत,
ठीक है, सूर्यकांत अच्छा यही लिखा, सूर्यकांत ने 6 जनवरी 2026 को भारत की पहली पूर्णतः कागज रहित पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रणाली का उद्घाटन कहां पर किया है, किस जिले में है और कौन सी अदालत है, ये पूछा आप लोगों से। पहली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी आ गया आप लोगों का, वायनाड केरल। जब जब मैं वायनाड का नाम सुनता हूं तो मुझे राहुल गांधी याद आ जाते हैं। वायनाड से चुनाव लड़े थे ना राहुल गांधी, वायनाड से चुनाव लड़ा था राहुल गांधी ने, तो मुझे राहुल गांधी का नाम याद आ जाता है। एक यहां पर तितली अभयारण्य बना है अभी, बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है यहां पर, ठीक है। कौन सा आप लोगों का, केरल का कौन सा क्षेत्र है वो, केरल का कौन सा रीजन जहां पर पहला तितली अभयारण्य बना है, पहला तितली अभयारण्य। बताओ जल्दी से, कौन सा क्षेत्र केरल का, आप लोग पढ़ चुके, केरल का कौन सा क्षेत्र है। क्लास 1 घंटे से ओवर हो गई क्या, अभी चेक करते हैं, रुको। 1 घंटा 5 मिनट। अरलम, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया रोही जी, बहुत अच्छे रोही। और किसने जवाब दिया मुझे, सिंधु ने, सिंधु, रिया, श्वेता, पारुल। करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। 23 पर आ जाओ। भारतीय सेना ने नए साल नव वर्ष 2026 पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के एक संदेश में आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया, कौन सा वर्ष घोषित किया है। जैसे रेजलैंड एंड एक था ना आप लोगों का, चारागाह और पशुपालक, रेजलैंड और एनिमल हस्बेंड्री का से रिलेटेड कुछ था, यूएनओ ने घोषित किया 2026 का, वो 2026 का रेजलैंड करके कुछ था, चारागाह और पशुपालक, चारागाह और पशुपालक है ना, चारागाह और पशुपालक ऐसे करके कोई था, 2026 को घोषित किया यूएनओ ने। 22 का बी, ठीक है जी, रुको 1 मिनट। हाँ 22 का बी है, 23 का बता दो, 23 का बता दो। और देखो आर्मी चीफ तो हमारे कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। अब मुझे आप लोग एयरफोर्स के बता दो, रुक जाओ पहले मैं लिख देता हूं यहां पर। एक तो आर्मी डे होता है, आर्मी डे, आर्मी डे हमारा 15 जनवरी होता है। फिर होता है एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे ये होता है हम लोगों का 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। एक होता है नेवी डे, नेवी डे ये होता है 4 दिसंबर, ठीक है। एयरफोर्स के तो कौन है, अमरप्रीत सिंह है ना, अमरप्रीत सिंह। और आर्मी के आप लोगों ने देख लिया, नेवी के बता दो कौन है, नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी है क्या, इस क्वेश्चन को समझा दीजिएगा इजी लैंग्वेज में, ठीक है रोही। अभी रुको, उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र सिंह नहीं है, अमरप्रीत सिंह तो वायुसेना के, नेवी की वो है ना शायद दिनेश कुमार त्रिपाठी। देखो इसमें ये है कि आप लोगों का, चलो इसको मिटा नहीं सकता मैं, नेटवर्किंग और डेटा केंद्रीकरण, नेटवर्किंग और डेटा केंद्रीकरण, ठीक है। मतलब ये मान के चलो कि मान लो मैंने ये बोल दिया 2026 को मैं घोषित कर रहा हूं अपनी तरफ से पर्यावरण संरक्षण का वर्ष, पर्यावरण संरक्षण का वर्ष। मैंने पर्यावरण संरक्षण का वर्ष इसको घोषित कर दिया 2026 को। तो इसका मतलब क्या है कि मैं पूरे साल ना, पूरे 2026 में ऐसे ऐसे काम करूंगा जो पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड हो। पूरे साल इसी टॉपिक को मैं प्रमोट करूंगा। और जितने भी मेरे मेंबर है, मान लो मैं यूएनओ हूं, ठीक है, मैं संयुक्त राष्ट्र खुद में, ठीक है, मैंने बोल दिया कि जो 26 का वर्ष होगा ना उसको मैं एनवायरमेंट कंजर्वेशन का ईयर घोषित कर रहा हूं। तो जितने मेरे मेंबर है ना, 193 जो मेरे अंदर मेंबर है, वो मैं नोटिस दूंगा सबको कि देखो इसको हम लोगों ने घोषित किया। तो आपको ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर काम करना है, ये इसका मीनिंग हुआ। इसी तरीके से जो भारत की सेना है
उन्होंने क्या किया 2026 पर यह घोषणा की कि जो आने वाला साल है 2026 वो हमारे लिए नेटवर्किंग और डेटा केंद्रीकरण का वर्ष होने वाला है। नेटवर्किंग मतलब कैसे हम लोगों को अपना नेटवर्क मजबूत करना है। जैसे आर्मी में रडार होती है, रडार होता है, जो भी आप लोगों के जो वॉकी टॉकी होते हैं वो सारी चीजें, और डाटा सेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो आर्मी से रिलेटेड डेटा है उसका मैनेजमेंट हम लोगों को कैसे करना है कि डाटा लीक ना हो, कोई साइबर हमला ना हो हमारे ऊपर, वो सारी चीजों को हम लोगों को मजबूत करना है। अब समझ में आया? किसने किया? एआई का? वो मेरी जानकारी में नहीं है प्रिया। अभी किया है, मैंने पढ़ा है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है वो कहां कहां कनेक्ट हुई है चीजें। अब समझ में आया? रूही का क्वेश्चन था शायद ये। आर्मी ने इसलिए घोषित किया ताकि आने वाले जो 26 है हमारा पूरा 2026 नेटवर्किंग और डेटा केंद्रीकरण पर अच्छे से काम कर सके हम लोग। आपको सबके जवाब कैसे पता होते हैं? ये जब आप लोग पढ़ोगे ना, आप लोग डीप स्टडी करोगे तो आपको भी पता होंगे, आपको भी पता होंगे। आप लोग पढ़ो एक बार, आपने अगर एक बार ये पढ़ लिया तो जब अगली बार आप लोग पढ़ने बैठेंगे तो आप लोग आंसर अच्छे से करोगे। जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते, इनका नाम याद कर लेना, जुडिशरी का एग्जाम है आप लोगों का, मोस्ट इंपोर्टेंट। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेकर इतिहास रचा? मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही दोगे, मुझे बिल्कुल सही आंसर करोगे आप लोग इसका। करो आंसर जल्दी से। वैसे इस टाइम पढ़ने में ठीक लग रहा है आप लोगों को? सुबह सुबह की क्लास अच्छी है, बिल्कुल बढ़िया। डी ऑप्शन। कुछ बच्चे दे रहे सी ऑप्शन। सी सी सी। कुछ याद आया? सी 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 से कुछ याद आया? बताया था मैंने आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। और सी से याद कर लेना विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी। और विटामिन सी जब मम्मी बोलती है क्या, जब मम्मी बोलती है ऐसे बच्चे को बोलते हैं ना, याद आया कुछ? टॉयलेट में कौन सा विटामिन बाहर निकलता है? तो वो लिखता है विटामिन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी हल्के में लो इस क्वेश्चन को। करा चुका है एक सेट में मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को। हाँ चलो ठीक है, अगर याद है ये टाइम बेस्ट है, ठीक है। टाइम तो सारे ही बेस्ट है वैसे तो, लेकिन इस टाइम आप लोग थके हुए नहीं हो ना। आज आपकी पहली क्लास यही है, संडे में फ्री हो बिल्कुल। 30 जनवरी 2026 को रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार प्रदान किए। न्यायाधीशों का जो पैनल था उनके द्वारा तीनों सेनाओं में से किस टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी, बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट, किसको अवार्ड मिला? ये वाला सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी का अवार्ड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में आपके, ठीक है। तरन्नुम क्यों हंस रही है? ड्रीम को लंबे टाइम तक याद रखने के लिए वो विटामिन B6 होता है। पास में कोई छोटा बच्चा तो नहीं है? नहीं। ज्यादा आइडिया ना लगाओ आप लोग, ज्यादा अपने आइडिया ना लगाओ। वो विटामिन B6 होता है ना जो सपने को ज्यादा टाइम तक लंबा याद करने के लिए होता है। चलो तो ये आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना है क्या? क्या सिख रेजिमेंट है? क्या ये मद्रास है? हाँ B6 होता है। बस ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन आज की, ये आज की क्लास का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। एक मिनट में कुछ देख लेता हूं, शायद मैं कुछ लाया था आप लोगों के लिए, लेकिन वो कोई टॉपिक था मैं भूल चुका हूं क्या था। आंसर हो जाएगा क्या? भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, ठीक है। और रेजिमेंट से मुझे याद आया क्या, बैरकपुर छावनी, यहीं पर रिकॉल करो। 34वीं रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट था बैरकपुर छावनी। मंगल पांडे, मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को फांसी, ठीक है।
ये भी याद करो यहीं पे। अब किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन आप लोगों को देना है। वैसे भूख लग रही है तो पॉलिटी का रिवीजन आज नहीं कराऊंगा मैं ना, आज नहीं कराऊंगा कुछ भी। जो केंद्र राज्य संबंध है ना, मैं हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूं। देखो, एक सेंटर स्टेट रिलेशन होता है, केंद्र राज्य संबंध, जिसमें आप लोग क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल 268, 265, इसी में 266 आएगा, 267 आएगा, फिर अरे रुक जा भाई, 269, 270, 271। इसमें ना ये जो आर्टिकल है आप लोगों के, ये 264 से लेके और 293 तक होते हैं इस पार्ट में आर्टिकल। इसमें ना आप लोग पूरा टैक्सेशन का सिस्टम समझते हो, टैक्सेशन का सिस्टम, ठीक है। इसमें पूरा आप लोग टैक्सेशन का सिस्टम समझते हो। कैसे? सर थके नहीं है, मैं अभी पढ़ा सकता हूं 4 घंटे, और आप लोगों को मैं अभी पढ़ा सकता हूं ऐसे 4 घंटे, आप लोग रुकने वाले होने चाहिए, ठीक है। देखो इसमें कैसे पता कैसे कैसे टैक्स है। एक तरफ पता क्या, एक तरफ तो स्टेट है, सॉरी मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोग बस एक आइडिया लेके जाओ क्लास से। सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी। यहां पर मैंने लिख दिया टैक्स, ऐसा टैक्स जो लगाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट और उसको कलेक्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। लगाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन बटेगा वो स्टेट के बीच में बराबर बराबर। कुछ टैक्स ऐसे होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और वो सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में बटेगा बराबर बराबर। इस तरीके से कुछ चीजें यहां पर चलेंगी, इस तरीके से कुछ चीजें चलेंगी। आज ही कंप्लीट करा दूं, अभी वैभव सर की क्लास भी होनी है ना 12:30 बजे से। रैपिड रिवीजन पेजेस शायद मेरे पास अभी नहीं है, वो शायद मुझे लगता है कि वो कल से रिवीजन होगा। टोटल 10 रैपिड रिवीजन पेज है मेरे पास पॉलिटी के टोटल 10 आप लोगों के रैपिड रिवीजन पेज है मेरे पास में। तो 10 के 10 को लगा के कंप्लीट रिवीजन करा देंगे। जो भी टॉपिक आएगा ना उसमें उसको बीच में मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। उसमें मैं आप लोगों को बीच में समझा दूंगा, पूरा ऐसे नहीं चलाऊंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा क्या। या फिर एक चीज है कि मैं बेरेक्ट लगा के और यहां पर आपको समझाते हुए चलो, ऐसे तो आप लोग पढ़ चुके कई बार। कल करवा देंगे, टाइमिंग आप बता देंगे आप लोगों को क्या रहेगी। अब कुछ पूछना है किसी को तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं भी चलता हूं अब। और वैसे भी 1 घंटा क्लास रखनी थी, 1.25 घंटे से ऊपर हो चुका। साइंस का रैपिड डिवीजन भी करवा दीजिएगा। ब्रेन काम नहीं करेगा बिना कुछ खाए, ठीक है। आपको क्या लगता है मैं कुछ खा के खड़ा हूं? आपको क्या लग रहा है मैंने कुछ खा रखा है क्या यहां पर तो मैं खड़ा हूं? चलो फिर कल मिलेंगे हम लोग सुबह। आपकी सारी क्लासेस होंगी कल से, कल आपकी सारी क्लासेस होंगी। सुबह 10 बजे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसमें कुछ चीजें बची हैं, एक्ट वगैरह सही से रिवीजन कर लेना आप लोग। और 11:30 करंट अफेयर भी होगी, फिर आपकी एंशिएंट हिस्ट्री होगी 2:30 बजे, और शाम को फिर ये 5 बजे वाली क्लास। चलो फिर थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। चलिए फिर थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रशांत जी, ये जो रूही है ना, मुझे लगता है छोटी बच्ची सबका नाम ही लेती है, चाहे वो सत्येंद्र सर हो, चाहे रोहित सर हो, चाहे आपके राकेश सर हो। चलो फिर, चलिए फिर मैं एग्जिट करता हूं क्लास से। आप लोग अच्छे से पढ़ो, कुछ खा पी लो। बाय बाय।